चलो, तो पार्ट 1 के हमने देख लिए थे थ्योरम्स, ठीक है। पार्ट 2 के थ्योरम्स हमें देखने हैं और पार्ट 2 में डिफरेंशिएशन के अंदर 3 थ्योरम्स आते हैं जिनका जिनमें से किसी एक की पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है और उस थ्योरम को प्रूव करने का बहुत आसान तरीका, मैंने सारे थ्योरम भेजे ग्रुप के ऊपर, बहुत आसान तरीका होता है थ्योरम्स को प्रूव करने का। स्टेटमेंट आपको दिया हुआ रहता है, आपको प्रूव करना होता है। देखिए अब ये बेटा, एक होता है कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना ये मैंने आपको बताया था, लेकिन वो उसका जो थ्योरेटिकल प्रूफ है वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा होता है बेटा इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, जिसका भी थ्योरेटिकल प्रूफ होता है। और इसके बाद में होता है बेटा पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन, अब आप इन तीनों में से एक आएगा ही आएगा, बहुत ज्यादा संभावना है। डिफरेंशिएशन में बस 3 ही थ्योरम्स है, बाकी एक आध मार्क के लिए जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स हमने फाइंड आउट किए थे, जैसे d/dx और sin इनवर्स x क्या होता है, 1/1 plus under 1/√1 - x²। d/dx और cos इनवर्स x क्या होता है, -1/√1। इसी यही बस -1 है। तो ऐसे 6 फार्मूलाज हमने डिराइव किए थे, जो हो सकता है कि 1 या 2 मार्क के लिए पूछे जाए, हो सकता है एक आध बार कभी कहाँ दिखा हुआ है डेरिवेटिव निकालना। सी मत देना, या तो 2 मार्क के लिए पूछेगी। हाँ, त्याच्यामध्ये खूप सारे सर मग असे साइन इनवर्स 6 ही है, सिर्फ 6 है। नाही ते पण नाही दुसरे नहीं ना, इनवर्स में सिर्फ साइन इनवर्स है। ये जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज हमने डिराइव किए थे ना, 6 ही तो थे, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स। तो ये मैंने तब भी प्रूव करके बताया था और बहुत आसान है, अगर आप देख लेंगे बुक के अंदर तो भी समझ में आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आपको ना आए करने के लिए, ठीक है। मतलब कि आपने sin इनवर्स x को कुछ मान लिया इज इक्वल टू t, तो x इज इक्वल टू sin t हो जाएगा। फिर आपका ये फंक्शन है ना y इज इक्वल टू sin इनवर्स x, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो अब आप इसको डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लीजिए, कुछ इस प्रकार से किया जाता है, जो भी है अभी मुझे याद नहीं, मैं तो कर सकता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ, लेकिन दिमाग लगाने की इच्छा नहीं होगी, है ना। चलिए, मेन चीज़ क्या समझ रहे हो आप लोग, मेन चीज़ क्या समझ रहे हो, मेन चीज़ क्या समझ रहे हो कि भाई साहब इन तीनों में से एक की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखो बोर्ड का पेपर जब हाथ में आएगा तो खुश तो आप बहुत होंगे और मुझे भी दुआएं देंगे। सर वैसे अभी भी ये भी देते हो, लेकिन थोड़ा ज्यादा खुश होके दुआएं निकली, अरे यार इस आदमी ने बोला भाई तो आ गया क्या ऐसी दुआएं नहीं, इसको बद्दुआएं बोलते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने आते, आराम करने आते, पता ही नहीं चलता, बड़े आराम से बैठे हुए रहते हैं। अब सवाल ये है, देखो मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको कि डिफरेंशिएशन में से कौन से 3 थ्योरम्स की अच्छी तैयारी करनी है, ये 3 थ्योरम्स। अब कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है ये इस थ्योरम के अंदर बताया है, बस जनरलाइज वे से बताया तो हमारे हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा sin ऑफ log x का डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप सबसे पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव लेते हो cos ऑफ log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया। कंपोजिशन था ना, एक के अंदर एक फंक्शन घुसा हुआ है, एक के अंदर एक फंक्शन घुसा है, ऐसे कितने भी फंक्शन घुसे हुए हैं तो आपको मिल जाता है चेन रूल, चेन रूल मिल जाता है। तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है, तो इसको इन जनरल तरीके से थ्योरम के माध्यम से कैसे बताया जाता है। तो देखिए इसको प्रूव करने का तरीका क्या है, इसमें मैं आपको 2 ही चीजों के ऊपर आपको गौर लेके जाता हूँ। मतलब पहले तो आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अब स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है आपको, देखिए स्टेटमेंट ऐसे भी आता है जैसा बुक के अंदर होता है, ठीक है। तो देखिए थ्योरम दिया है, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ u, y इज इक्वल टू f ऑफ u दिया है,
is a differentiable function of u. Y is equals to f of u is a differentiable function of u. ध्यान देना, सबसे आसान और 4 मार्क के लिए पूछते ही है, बहुत आसान है। किताब मत देखना बेटा अभी, क्योंकि किताब में से समझ में आता है यहाँ की जरूरत नहीं। सही बात है। तो y is equals to f of u is a differential function of u and u is g of x is a differentiable function of x. X such that composition क्या दिया है देखिए अभी, such that y is equals to f of g of x such that the composite function is a differentiable function of x. This composite function is differentiable function of x. Then बोला है, then क्या प्रूव करना है, dy by dx is equals to dy by du into du by dx. तो ऐसे विजिबल नहीं है, जब मर जाते जाते हाँ ये तो उठा नहीं तो पटकन सर दिखता नहीं है सर बस। अब तू आंधे जो आंख बंद करके बैठ, धृतराष्ट्र ने वहां बैठ के महाभारत recording देख ले। मैं तेरे सामने बोल रहा हूँ, चल बैठ, जितना दिखता है उतना कर। बाय गम बना नाटक ही नहीं करने मेरे सामने। अब अगर बहुत नाटक करेंगे तो टोपी निकाल के बैठने के लिए बोलूँगा। बहुत गंदा। अच्छा दिख रहा उल्टा। अरे बहुत अच्छा दिख रहा है सर आपको। शांत बैठ रहे तू। निकाल ली। अब आगे घुस के आ गए ना तो अब जो शांत बैठो अभी जरा घंटे भर के लिए। हाँ हाँ वरद मोबाइल ठेव। हाँ ले मारी बेटा। वीडियो खाली उसको चालू कर उसके मोबाइल पे। डॉक्टर ड्राइविंग कर रहा है। डॉक्टर ड्राइविंग गेम खेल रहा था। एक लक्षात घ्या, हे शांत बैठ गे। एक लक्षात घ्या, याच्यामध्ये काय दिलेले आहे, y is a function of u, y is equal to f of u दिलेले आहे आणि पुढे म्हटलेले आहे की y is a differentiable function of u. y is equal to f of u चा अर्थ कळतोय का, की याच्यामध्ये y हा डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे u वरती, म्हणजे जसं जसं u मध्ये चेंज होईल त्याच्या अनुषंगाने y मध्ये चेंज होणार आहे. तो y is a differentiable function of u चा अर्थ असतो की dy by du एक्झिस्ट करते. लक्षात येते का, y is a differentiable function of u चा अर्थ काय असतो, मी जर दिलं y is equals to sin x आणि मी म्हटलं की y is a differentiable function of x, याचा अर्थ काय झाला, dy by dx एक्झिस्ट करतोय आणि तुम्ही त्याला फाइंड आउट करू शकता कारण स्टँडर्ड फंक्शन आहे. कळतंय का? जी सर. हे सगळ्यात महत्त्वाचं वाक्य आहे तुम्हाला या थेरम मध्ये समजण्यासाठी. बाकी थेरम सगळं कचरा आहे. काय कळलं पाहिजे की एखादं फंक्शन एखाद्या व्हेरिएबलच्या रिस्पेक्ट मध्ये डिफाइन केलेले आहे आणि ते फंक्शन डिफरन्शिएबल आहे विथ रिस्पेक्ट टू दॅट व्हेरिएबलचा अर्थ काय होतो की त्याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट करतो. म्हणजे y हे फंक्शन आहे इन टर्म्स ऑफ u दिलेले आहे, म्हणजे y इज इक्वल टू u स्क्वेअर असेल, log u असेल, काही बी u च्या टर्म्स मध्ये फंक्शन आहे. आणि y इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u म्हणजे काय, जसं dy by dx काढतो त्यावेळेस y इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x असतो. y इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u म्हणजे dy by du एक्झिस्ट करते. कळते? इट इज अ फायनाइट अँड इट्स अ डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट असं त्याला म्हणतात. लक्षात येते? मग ज्यावेळेस हे लिहिलेलं असतं ह्या वर्डचा मीनिंग काय येतो ते लक्षात ठेवायचं, दॅट dy by dx इज फायनाइट अँड इट एक्झिस्ट. फायनाइट यासाठी म्हटलेलं आहे का स्लोप असतो ना, तो y axis चा स्लोप नॉट डिफाइंड असतो, तर dy by dx इज फायनाइट मान्य अँड एक्झिस्ट, डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट करतो. डिफरन्शिएबल आहे म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट करेल ना. अगेन त्यांनी म्हणले u is a g of x is a differentiable function of x, म्हणजे अगेन तुम्ही काय म्हणू शकता du by dx, आता काय म्हणणार du by dx, लक्ष द्या हो, is finite and exist. कळते का? मग ते काय म्हणतायत, सच दॅट हे दोन फंक्शन कशा पद्धतीने की y डिपेंडंट आहे f वर u वरती आणि u डिपेंडंट आहे x वरती, म्हणजे y अल्टिमेटली डिपेंड झाले x वरती, म्हणजे एकमेकांमध्ये गुंफले गेले, कंपोजिशन तयार झालं. आणि ते कंपोजिशन कसं आहे,
हे दोन फंक्शन अशा पद्धतीने डिफाइन केले सच दॅट y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x. कळते का? y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x. म्हणजे y तुम्हाला कधी भेटेल आहे ज्यावेळेस तुम्ही x इनपुट काहीतरी देणार त्याचं आउटपुट तुम्हाला u भेटणार. u जे आउटपुट भेटले ते बाहेरचं फंक्शन ॲज अ इनपुट घेणार तुम्हाला फायनल आउटपुट द्या. कळते का? म्हणजे असं समजून घ्या रॉ मटेरियल पडायले आणि दोन मशीन्स मधून बाहेर निघायले. तर आतली मशीन आहे जी आणि बाहेरची मशीन आहे एफ. म्हणजे असं समजून घ्या की गेहूं शुगर बारीक की हुई और पानी तो उसको मिक्स किया जा रहा है एक मशीन के अंदर, उसको तिपा जा रहा है. हम तिपने के बाद दूसरे मशीन में उसके बिस्कुट बनाए जा रहे हैं. तो वैसे तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया कंपोजिशन हो गया. ठीक है. हाँ तो मतलब एक से निकलकर दूसरा आउटपुट लेगा उसको. तो यहाँ पर f फंक्शन के लिए जो आपका f फंक्शन है उसके लिए g क्या हो गया? g खुद अपने आप में भी एक फंक्शन है लेकिन वो उसके लिए इनपुट हो गया. तो कंपोजिशन में ऐसे होता है ना, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरीके से कि ये दो फंक्शन इस तरीके से है सच दैट दिस इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x. ये डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है. देन अगर ऐसा है तो इसका डेरिवेटिव, अगर ये डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? dy by dx इज नथिंग बट dy by du. इस वाले को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, मतलब पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव लेंगे. ये देखो f का डेरिवेटिव लिया जा रहा है ना, इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू u. तो पहले बाहर कौन है? u है. y इज अ फंक्शन ऑफ u और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है दैट इज du by dx. आई बात समझ में? ठीक है. अब सवाल ये है कि इसको कैसे प्रूव किया जाए. सवाल ये है कि इसको कैसे प्रूव किया जाए. तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो आपके x और u है, देखो x क्या है बेटा? x इनपुट है इस फंक्शन के अंदर और u क्या है? इनपुट है इस फंक्शन के अंदर. नीट लक्ष द्या बरं आता. एक थेरम समजलं तर बाकी सगळे जागेवर समजतील. मग तुम्हाला सगळ्यात पहिले काय घ्यायचंय किंवा जे दोन फंक्शन दिलेले आहेत त्यांचे इनपुट मध्ये चेंज केलं तर त्यांच्या आउटपुट मध्ये चेंज होईल का नाही? मग तुम्ही जर म्हणले की लेट डेल्टा x and डेल्टा u be the small increment, be the small increment. आता इथे इन्क्रीमेंटचा अर्थ चेंज असतो बरं का, वाढणंच नसतं. डेल्टा x and डेल्टा y be the small increment in x and u. अब आप मुझे बताइए अगर y के अंदर चेंज होगा तो उसके रिस्पेक्ट में y, u के अंदर चेंज होगा तो उसके रिस्पेक्ट में y में चेंज होगा, x में चेंज होगा तो u में चेंज होगा. मतलब आप अगर इतना ही बोलते हो कि लेट डेल्टा x be the small increment in x, then आप क्या बोलेंगे? u भी मत बोलिए. डेल्टा x be the small increment in x, then डेल्टा u and डेल्टा y be the small increment. ठीक है चलिए. Be the small increment due to डेल्टा x. x के अंदर चेंज हुआ है उसके वजह से जो भी फंक्शंस उसके ऊपर डिपेंडेंट है उसके अंदर भी चेंज होगा ना. अभी आप सब लोग पढ़ने के लिए मेरे ऊपर डिपेंड थे, तो मुझे मेरे ऊपर अगर कुछ असर होता है तो वो उसका आपकी पढ़ाई में भी असर होगा. डायरेक्टली है, डिपेंडेंट हो आप लोग. तो यहाँ पर u y u पर डिपेंडेंट है और u x पर है. x में चेंज होगा तो u में होगा, u में होगा तो y में होगा. तो मान लिया हमने कि डेल्टा x में थोड़ा सा चेंज हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में चेंज किसके अंदर आने वाला है? डेल्टा u एंड डेल्टा y के अंदर, मतलब y और u के अंदर चेंज होगा जिसको हमने डेल्टा इसलिए क्योंकि स्मॉल चेंज है. नोटेशन है, डेल्टा यूज किया जाता है स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करने. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. अब इस तरीके के थ्योरम्स में क्या करना होता है, आपने एक बार इंक्रीमेंट ले लिया, अब आप लोग क्या करने वाले हो, यहाँ पर आपको जो आपका, आप इसकी तरह देखिए जो प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है? dy by dx इज इक्वल टू dy by du. सही है. अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं तो डेरिवेटिव सीधा ले नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या
कि नाउ let us consider delta y by delta x is equal to delta y by delta u into delta u by delta x। क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ? यस सर। अब इसमें क्या हुआ है, ये बस d की जगह पे डेल्टा लिखना है आपको। d की जगह बस डेल्टा लिया है क्योंकि ये डेरिवेटिव है, ये रेट ऑफ चेंज है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ सिंपल इंक्रीमेंट है, तो रेशो लिया इंक्रीमेंट का आपने। और क्या आप ऐसा लिख सकते हो, देखो डेल्टा y क्या है, चेंज इन y है, डेल्टा x क्या है, चेंज इन x है, डेल्टा y डेल्टा u। अब क्योंकि ये नंबर्स है चेंज, तो डेल्टा y को आप कैंसिल कर सकते हो, तो डेल्टा y by डेल्टा x इज नथिंग बट डेल्टा y by डेल्टा x मिल रहा है। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। तो जो आपने इंक्रीमेंट्स हुए हैं उनके रेशियोज आपने ले लिए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि as डेल्टा x टेंड्स टू 0, अगर डेल्टा x 0 की तरफ जाता है, देखो जैसा x के अंदर चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में इन दोनों के अंदर चेंज हो रहा है, तो अगर डेल्टा x 0 की तरफ जाएगा तो then delta u tends to 0 and delta y tends to 0। जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी चेंज कुछ नहीं हो रहा ना उसमें। किसके अंदर? डेल्टा x अगर चेंज इन x है, अगर वो चेंज इन x अगर 0 हो रहा है तो मतलब वो चेंज ही नहीं हो रहा। हाँ तो वही है ना, फिर इसमें भी तो चेंज नहीं होगा, हाँ। ये भी तो 0 बन जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। हाँ मतलब जो भी है डेल्टा x जिस तरीके से बिहेव करेगा उस तरीके से ये बिहेव करने वाले। अब आपके पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपने दोनों तरफ लिमिट लगा दी है, लिमिट ऑफ, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, लिमिट ऑफ डेल्टा y by डेल्टा x as डेल्टा x tends to 0 which is equal to लिमिट ऑफ डेल्टा y by डेल्टा u into डेल्टा u by डेल्टा x as डेल्टा x tends to 0, ठीक है। सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या आपको लग रहा है कि लिमिट कैसे लिया गया? देखो कोई भी इक्वल है आपके पास, दोनों तरफ आपने लिमिटिंग वैल्यू लिया तो क्या दिक्कत है आपको? लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है फंक्शन का, किसी भी, अगर दोनों तरफ के फंक्शन का आउटपुट सेम है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू लेने में क्या दिक्कत है आपको? आप लिमिट लेते वक्त अगर यहाँ पर अलग अलग बात लिखते तो दिक्कत थी। समझ आ रही बात? दोनों तरफ आपने डेल्टा x लिया है तो दोनों फंक्शन पे सेम असर होगा अगर आप लिमिटिंग वैल्यू निकालते हो तो। आई बात समझ में? तो आपने लिमिट ले लिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो डिनोमिनेटर में है वही यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ जो डिनोमिनेटर में है वही यहाँ पर है। अब यहाँ इसको अगर मैं सेपरेट कर लेता हूँ, लिमिट ऑफ डेल्टा y by डेल्टा u डेल्टा x टेंड्स टू 0 इनटू लिमिट ऑफ डेल्टा u by डेल्टा x as डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो यहाँ भी जो डिनोमिनेटर में है वही 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। हाँ अब यहाँ जो डिनोमिनेटर में है वो 0 की तरफ नहीं जा रहा है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। कैसे? अगर डेल्टा x 0 की तरफ जा रहा है इसका मतलब डेल्टा u जा रहा है, तो मैं डेल्टा x की जगह डेल्टा u को रिप्लेस कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? और क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे यहाँ पर जरूरत है। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा y by डेल्टा u as डेल्टा u टेंड्स टू 0 इनटू लिमिट ऑफ डेल्टा u by डेल्टा x as डेल्टा x टेंड्स टू 0 सिंस as डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y टेंड्स टू 0। तो आपने चेंज कर दिया। अब आप मुझे बताइए, अब जो हमें गिवन है उसकी तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। यहाँ पर दिया गया है कि y is equal to f of u is a differential function of u, is a differential function of u। तो आपने इसको लिखा डेल्टा y by डेल्टा x, क्यों लिखा है मैंने? डेल्टा y by डेल्टा u होना चाहिए यहाँ पर, और ये डेल्टा u by डेल्टा x। दिस इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u है ना, तो dy by du is finite and exist। आ रही बात समझ में? dy by du is finite and exist क्योंकि y is a differential function of u। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब भी dy by du एग्जिस्ट करता है तो उसको डिफाइन कैसे किया जाता है? उसको डिफाइन कैसे किया जाता है? मुझे dy by dx ला डिफाइन कैसे किया जाता है? लिमिट ऑफ डेल्टा
y by delta u as delta u tends to 0. ठीक है चलिए अब थोड़ा सा मैं आपके चेहरे पे मुस्कुरा रहा हूँ ले थोड़ी देर तुम्ही मला एक सांगा आपण फंडामेंटल थिअरम काय म्हणतो त्याला आपण फंडामेंटल प्रिंसिपल अरे गप डेरिवेटिव निकालने के लिए ये देखा था ना हमने लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h h टेंड्स टू 0 व्हाट दिस इज f डैश ऑफ x आठवतो का डेफिनेशन ही डेफिनेशन आठवते का हो. फंडामेंटल जी डेफिनेशन म्हणतो हिच्याच आधाराने सगळे डेरिवेटिव काढण्यात आले होते ना होय. हे खूप एक वर्षापूर्वी शिकवलं असतं मी तुम्हाला नक्कीच. आता तुम्ही मला सांगा f ऑफ x तुमचं फंक्शन असतं आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही काढताय f ऑफ x तुमचं दिलेलं फंक्शन आहे f ऑफ x हे गिवन फंक्शन आहे आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही असा डिफाइन केलेला आहे आणि हे म्हणजे स्लोप असतं हे नंतर आपल्याला कळेल पण तुम्ही दिलेल्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह असा का लिहिला कारण ह्या दिलेल्या फंक्शन मध्ये तुमचं जे इनपुट होतं x त्याच्यामध्ये तुम्ही स्मॉल चेंज केला स्मॉल चेंज h केला तर त्याला तुम्ही काय लिहिणार आहे स्मॉल चेंज इन x इज डिनोटेड बाय x प्लस h मग x प्लस h च्या अनुषंगाने तुमचं फंक्शन बी बदलणार f ऑफ x प्लस h मग तुम्ही काय म्हटले की डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय असतो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन व्हेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेरिएबल मग डेरिव्हेटिव्ह हा रेशो असतो इन्क्रिमेंटरी किंवा डिक्रिमेंटरी मग f ऑफ x प्लस h आणि x मध्ये काहीतरी डिफरन्स घेतला तुम्ही इन्स्टंटेनियस चेंज f ऑफ x प्लस h मायनस f ऑफ x आणि डिवाइडेड बाय तुम्ही काय केलं x प्लस h मायनस x मग आता तुम्ही ह्याचं लिमिट घेतलं कधी ज्यावेळेस ह्याचा डिनॉमिनेटर 0 कडे जातोय हा. म्हणजे वरती काय आला तुमचा डिफरन्स आला आणि डिवाइडेड बाय काय इनपुट मधला डिफरन्स आणि तो इनपुट मधला डिफरन्स कारण तुम्ही तो डिफरन्स मिनिमम करू इच्छितात ना तेव्हा तुम्हाला इन्स्टंटेनियस गोष्ट भेटेल तो डिफरन्स जर तुम्ही एकदमच 0 कडे नेला तरच हा डेरिव्हेटिव्ह म्हणून नावारूपाला येईल ना मग वरती काय आहे तुमच्याकडे दोन फंक्शन मधला डिफरन्स आहे आणि डिनॉमिनेटरला काय आहे इनपुट मधला डिफरन्स आहे आणि तो डिनॉमिनेटर कुठे चाललाय 0 कडे चाललाय असं जर होत असेल तर तुम्ही काय म्हणता दिस इज अ f डॅश ऑफ x मग यालाच नवीन पद्धतीने कसं डिफाइन केलं जातं आता y हे तुमचं फंक्शन आहे मग डेल्टा y म्हणजे काय f ऑफ y प्लस h मायनस f ऑफ y y मध्ये होणारा चेंज फंक्शनच्या आउटपुट मध्ये होणारा चेंज इथं मी डेल्टा y लिहिलेला आहे y काय आहे फंक्शन आहे मग डेल्टा y म्हणजे काय y मध्ये होणारा चेंज पण कधी जेव्हा u मध्ये होईल u जेव्हा u चा u प्लस h होईल तेव्हा y मध्ये काय चेंज होतोय तो डेल्टा y म्हणजे जसं तिथे f ऑफ x प्लस h मायनस f ऑफ x होतं तसंच इथं काय आहे डेल्टा y आणि हा डेल्टा x काय इनपुट मध्ये होणारा चेंज आहे ज्याला तुम्हाला 0 कडे घेऊन जाणं आवश्यक आहे तरच तो डेरिव्हेटिव्ह होईल म्हणून मी म्हणत होतो की आपल्याला डिनॉमिनेटर 0 कडे जाणं आवश्यक आहे कळते का तुमच्या पुस्तकामध्ये काही ठिकाणी प्रिंटिंग मिस्टेक आहे बरं का पुढच्या एका थेरम मध्ये मी तुम्हाला सांगतो कुठे तुम्ही हे जर तुम्हाला लक्षात आलं तुम्ही स्वतः शोधू शकता काय की आता बघा काय केलं आपण जे प्रूव्ह करायचं होतं त्यालाच पकडून फक्त d च्या जागी डेल्टा घेतले की नाही जशात तसं लिहिलं परत दोन्हीकडे लिमिट घेतलं आणि लिमिट काय घेतलं डेल्टा x टेंड्स टू 0 कारण डेल्टा x चेंज करतोय आपण डेल्टा x टेंड्स टू 0 घेतलं पण आता तुम्हाला माहिती याला आता हे तर हे डिनॉमिनेटरला ते 0 कडे चालले हे होणार dy बाय dx हे म्हणजे काय dy बाय dx इथं बघा तुम्ही इथं डेल्टा u आहे तर इथं डेल्टा u आलं तरच हे dy बाय du होईल म्हणून त्यासाठी आपण काय केलं डेल्टा x च्या जागी डेल्टा u घेतलं आणि का घेतलं कारण डेल्टा x टेंड्स टू 0 आहे म्हणजे त्या जागी तुम्ही डेल्टा u बी घेऊ शकता कारण डेल्टा x टेंड्स टू 0 म्हणजे डेल्टा u पण 0 कडे जाणार आहे आणि इथं आपल्याला डेल्टा u ची गरज होती आणि इथं ऑलरेडी हे आलेलं आहे मग आता तुम्ही हे दोन वाक्य इथे लिहिणार कोणते इट इज गिवन दॅट y is the differential function of u and therefore dy by du is finite and exists लक्षात येते का Yes, sir. and hence this is nothing but dy by dx कळतंय का मी इथं काय वाक्य आहे ना y is a differentiable function of u and therefore तुम्हाला वाटलंच तुम्ही इथं लिहा इथं कळण्यासाठी therefore dy by du म्हणजे काय लिहिणार आहे तुम्ही की लिमिट ऑफ डेल्टा y by डेल्टा u as डेल्टा u tends to 0 हे कळतंय का हो सर y is a differential function of u त्याच्यामुळे तुम्ही dy by du ला काय लिहिलं लिमिट ऑफ
डेल्टा y by delta u as delta u tends to 0. Hey, सर यस सर and similarly dy by du त्याच्याने झालं du by dx u is the differential function of x. Also u is differentiable function of x and therefore du by dx is equals to limit of delta u by delta x as delta x tends to 0. आणि मग याला मला इक्वेशन नंबर 2 2 and therefore equation 2 becomes फ्रॉम इक्वेशन dy we can by see that dy Okay. right we can see that therefore equation 2 becomes काय बनते रे हे बघा लेफ्ट हँड साइड जशाल तशी राहील ना ए लेफ्ट हँड साइड जशाल तशी राहील ए तुम्ही तो घरी जा तर तू बी जाय आप बोललोच नाही सर लोक चल घरी जा दोघे बोललो ए मग लेफ्ट हँड साइड जशाल तसं राहील राइट हँड साइड काय रे हे म्हणजे काय रे dy by du हां into हे काय du by dx मग झालं दिस इज इक्वल्स टू dy by du into du by dx याला मला इक्वेशन नंबर 3 आता इक्वेशन 3 मध्ये तुम्हाला काय दिसेल राइट हँड साइडचा डेरिव्हेटिव्ह आहे हां राइट हँड साइड इज कंप्लीटली डिफरन्शिएबल यस सर and that means left hand side is equal to that, therefore left hand side is must also be differentiable. Here equation 3 इथे लिहिलेले बघा the RHS of 3 exists and is finite implies LHS of 3 also exists and is finite. त्याच्यात ती वेगळ्या पद्धतीने दिला असेल दुसरा तेवढा RHS of equation 3 exists and is finite and is finite implies implies LHS of equation 3 LHS of equation 3 also exists and is infinite also exists and is finite finite. And therefore, मग ही जर exist होती finite आहे, therefore मग तुम्ही काय लिहू शकता dy by dx लिहू शकता रे त्याला dy by dx लिहू शकता yes which is nothing but dy by dy by du into du by dx. hence x hence 2 एवढं लिहू शकतो सर काय मूर्ख आहे तुम्ही मी एवढं जीवतून नाही नाही शिकवलं समजलं सर समजलं सर एवढं मग तुम्हाला मी सांगतोय या तिन्हीपैकी एक करून येणार म्हणजे येणार आणि सगळ्यांची लिहायची पद्धती एकच आहे हीच पद्धत आहे प्रत्येक याच्यामध्ये लक्षात आलं का तुम्हाला एका मधलं चेंज बाकीच्या मध्ये चेंजचं कारण बनणार आहे जे प्रूव्ह करायचे त्याला डेल्टाच्या फॉर्म मध्ये लिहा आणि दिलेल्या स्टेटमेंट वरूनच तुम्हाला कळतंय ना की ते डिफरन्शिएबल आहे म्हणून हां कळतंय का आता जसं हे आहे तसंच तुम्हाला मी इन्व्हर्सन पॅरामेट्रिकचं करून दाखवतो एवढं न लिहिता फक्त ह्याच पद्धतीने कसं केलेलं आहे बघा तुम्ही आता इन्व्हर्स स्टेटमेंट कसं दिलं जातं बघा हे बघा इन्व्हर्स स्टेटमेंट काय दिलेलं आहे suppose y equals to बघा सपोज y इज इक्वल टू f ऑफ x आता बघा याची भाषा बघा y इज इक्वल टू f ऑफ x ला काय म्हटलेले दिस इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x म्हणले की नाही डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x म्हटलेले ऑन एन इंटरवल i and y is 1 1 on to उदाहरण दिलेले dy by dx is not equal to 0 on I also if f inverse y is differentiable function on f of I then काय प्रूव्ह करायचं d by dy of f inverse y equals is nothing but 1 upon f dash of x किंवा
dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. where dy by dx not equal to वेळ dy by dx. आता बघा मुद्दाम तुमच्या दिलेल्या थेरम मध्ये काय करू शकतात, मुद्दाम दिलेल्या थेरम मध्ये फक्त इक्वलचं स्टेटमेंट देऊ शकतात, हे ध्यानात नाही, ते लक्षात घ्या. हे तुम्हाला स्वतःला लिहायचंय. जर नसेल दिलं तर की हे प्रूव्ह करणं म्हणजे हे, कारण हे तुमचा आधार आहे, आणि नाही लिहिलं तरी मी चालते. पण आता याच्यामध्ये करायचं काय तुम्हाला, अगेन y इज अ फंक्शन ऑफ x आणि x म्हणजे काय, f इनव्हर्स ऑफ y. मग काहीतरी एक फंक्शन दिले त्याचे इनव्हर्स डेरिव्हेटिव्ह असं येतो, हे तुम्हाला सांगायचंय. मागच्या वर्षीच्या पेपर मध्ये हा प्रश्न 4 मार्कला विचारला. याच्या सोबत एक साधं फंक्शन दिलंय, याचा वापर करून dx by dt काढा म्हटलं होतं. दिलेल्या फंक्शनच्या इनव्हर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढा म्हटलं होतं. 4 मार्कला विचारलं होतं. मग आता याच्यात काय करणार आहे, हे फंक्शन दिलेले आहे. हे डेल्टा x काय झालं रे, स्मॉल चेंज, स्मॉल इन्क्रीमेंट किंवा चेंज. ठीक आहे. मग आता परत एकदा हे प्रूव्ह करायचंय ना, मग याला कसं लिहिणार तुम्ही, डेल्टा x. आता जो काही डेल्टा x मध्ये चेंज असेल त्याच्या अकॉर्डिंग डेल्टा y मध्ये चेंज झालेला आहे, कारण y f of x. मग आता हे काय लिहिणं, यालाच कसं लिहायचं, डेल्टा x बाय डेल्टा y, फक्त b च्या जागी डेल्टा घ्यायचा. आणि दिस इज नथिंग बट तुम्ही लिहू शकता 1 upon डेल्टा y बाय डेल्टा x, कारण हे उरफट झालं त्याच्या बरोबरीच होते. यस सर. लक्षात आलं का? झालं. काय करणार, दोन्ही साइडला लिमिट लावून द्यायची. कोण आहे इंडिपेंडंट, x आहे ना. हां लक्ष द्या रे, नाही तर घरी हो, जाऊ. सर. इंडिपेंडंट काय आहे, x आहे ना. मग लिमिट ऑफ दिस ॲज डेल्टा x टेंड्स टू 0. तुम्हाला मी इथेच काहीतरी चूक केली किंवा पुढच्या याच्यात केलेली बाबले डोकं उचलला का. डेल्टा x टेंड्स टू 0 which is equals to limit of 1 upon डेल्टा y by डेल्टा x as डेल्टा x टेंड्स टू 0. हे लक्षात घ्या. बरेच पोरं बळजबरी इथं डेल्टा y दिसले त्याला उसळते डेल्टा y, बळजबरी काही लिहिते बरं का. लक्षात घ्यायचं आपल्या फंक्शन मध्ये इनपुट काय आहे, तो टेंडिंग टुवर्ड 0 आहे. कारण की चेंज कसा होणार आहे, x मध्ये होणारा चेंज जर x plus h असेल, x plus h मधून x काढून टाकला तर जो चेंज होतोय जो की डेल्टा x आहे दॅट इज गोइंग टू 0. डेल्टा x इज चेंज h. यस सर. कळतंय का? हो. मग आता तुम्हाला माहिती ॲज डेल्टा x चेंजेस डेल्टा y चेंजेस. तुम्ही काय म्हणू शकता, ॲज डेल्टा x टेंड्स टू 0 इम्प्लाइज डेल्टा y टेंड्स टू 0. डेल्टा x जसं 0 कडे जातो डेल्टा y पण 0 कडे जातो. कळतंय? मग मला सांगा लिमिट ऑफ, याला काय लिहू शकता तुम्ही, डेल्टा x बाय डेल्टा y इज ॲज डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y टेंड्स टू 0. डेल्टा x पहिले ना, डेल्टा x चे डेल्टा y घेतलं कारण इथे डिनॉमिनेटरला डेल्टा y आहे. आणि कसं काय घेऊ शकतात, कारण डेल्टा x टेंड्स टू 0 असेल तर डेल्टा y also टेंड्स टू 0. कळते? हां. आता इथं बघा लिमिटला सेपरेट केलं. लिमिट ऑफ कॉन्स्टंट इज कार्यानो हां खोटं नको बोलू. मग आता काय करायचं, काहीच नाही, ठेवून दिलं बरोबर. मग गप्पच ना, लक्ष दे ना. नालाय का. हां ए 1 ची लिमिट, कॉन्स्टंट ची लिमिट तीच असते ना. ए कॉन्स्टंट ची लिमिट तीच असते ना. ए खेळ त्या बॉटलीत जाऊन बैस, लावून घे आता स्वतःच वरतून गागाराम बस. ए मग याला काही फरक पडणार आहे का रे, हे 1 ला 1च राहणार आहे. लिमिट ऑफ डेल्टा x बाय डेल्टा y as डेल्टा y टेंड्स टू 0 which is equals to 1 upon लिमिट ऑफ ले मारणार आहे डेल्टा y बाय डेल्टा x टेंड्स टू 0. लाज आहे तुझी तुला. ते टोचतंय सर मागून ते पेन्सिल. हाँ तो अब यहाँ पर क्या दिया गया है, y is a differentiable function of x. y is a differentiable function of x. तो ये क्या बन जाएगा रे, dy by dx. ये क्या बन जाएगा, dy by dx. अब जबरदस्ती इसको dx by dy मत बनाओ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिया है. ऐसा कुछ नहीं दिया है कि
x इज द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y। ए ऐसा कुछ दिया है क्या? x इज द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y, ऐसा कुछ दिया है क्या? So man. ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं सर ये क्या हुआ है? सेम पर्सन दिया हुआ एक का सर उसने दो में सर इकडून सुरू करा तिथपर्यंत पोहोचतो हा सर पेका हा सर सगळे सर देऊन टाका सर चालतो अरे ए मला एक सांगा, शक्य आहे इथं तुम्हाला दिलेले आहे y इज द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, बरोबर है? इसलिए आपने इसको लिख दिया dy बाय इसलिए आपने इसको लिख दिया dy बाय dx, ठीक है? अब इसको जबरदस्ती dy बाय dx मत लिखिए क्योंकि ये प्रूव करना है। अब यहाँ पर वही वाला पैतरा इस्तेमाल करेंगे कि अगर राइट हैंड साइड फाइनाइट है एंड एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब लेफ्ट भी करेगी, और लेफ्ट करेगी तो ये बन जाएगा dx बाय dy, और इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। यस सर यस सर यस सर अब पैरामीट्रिक में क्या होता है कि आपका y भी डिपेंड होता है t के ऊपर, लाइक y इज इक्वल टू x ऑफ t एंड g इज इक्वल टू y ऑफ सब r ऑफ t। अब दोनों भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? t के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इन दोनों के बीच वाला जो होता है वो t होता है, इसलिए उसको पैरामीटर बोलते हैं। जैसे ये दो इनके झगड़े हो गए, अब इनको आपस से बात तो नहीं करनी है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रही है, पाटिल को कुछ बोल रही है, पाटिल इसको बता रही है, फिर ये पाटिल को बोल रही है, इसको बता रही है, पाटिल ने मीडिया करके काम किया तो पाटिल होगी पैरामीटर। तो ये दोनों डिपेंडेंट है, ये दोनों आपस में रिलेशन बनाई बैठी है। कैसे? इन दोनों का आपस में रिलेशन है, कैसे? थ्रू टी। आई बात समझ में? यस जैसे कई लोग मियां बीवी में झगड़े होते हैं ना, बच्चों को बोलते हैं बेटा पापा को बोलना है ऐसा, बेटा मम्मी को बोलना है ऐसा, तो तब वो बच्चा पैरामीटर काम कर रहा होता है, बच्चे से पैरामीटर बीच तो माँ बाप का रिलेशन मेंटेन बना के रखता है, वो खुद पैरामीटर बन के खुद मैसेज सेंड करता है एक दूसरे को, है ना? मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन है, लेकिन डायरेक्टली है क्या? नहीं, थ्रू टी है, थ्रू टी है। यस तो ऐसे वक्त में जो होता है कि y भी डिपेंड कर रहा है t के ऊपर और g भी सेम t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आप इन दोनों के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे बहुत फेमस एग्जांपल होता है x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू b sin t, तो आपने दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लिया, आपने दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब सर्कल का इक्वेशन आ गया। यस सर यस सर ऐसे काय खाणं बंद करायचं आता खाना वाटतं तिथे विषय काय आले कळलं का? हो सर हा मग ते बघून घ्या आता पॅरामेट्रिकचं सेम टाइप से आलं लक्षात, त्याच्यात काहीतरी घोळ आहे बरं का, बघून घ्या। ए काय घोळ आहे मला सांग, पावर सांग, त्याच्यात घोळ पेज नंबर सांगा ए मारामारी करतात हे बघा पेज नंबर 41 काढा, पेज नंबर 41 काढा, त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतंय का dy डेल्टा जे प्रूव्ह करायला सांगितलं त्याच्यानुसार डेल्टाच्या फॉर्म मध्ये लिहिलेलं बघा। बघा त्यांनी इथं असं म्हटलेलं आहे, दिसतंय तुम्हाला? हे बघा त्यांनी डेल्टा y बाय डेल्टा x घेतलेले आहे, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज नथिंग बट डेल्टा y बाय डेल्टा t अपॉन डेल्टा x बाय डेल्टा t असं लिहिलं, कारण प्रूव्ह हेच करायचे हे भैया लक्ष द्या, प्रूव्ह हेच करायचे dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, तो आपने इसको डेल्टा लिख दिया। अब उन्होंने नीचे कहा है कि टेकिंग द लिमिट एज डेल्टा t टेंड्स टू 0, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा
T एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, x टेंड टू 0 है ना। तो उन्होंने लेफ्ट में क्या किया है, डेल्टा y बाय डेल्टा x है, तो यहाँ पर डेल्टा t टेंड्स टू 0 ना लिखते हुए डेल्टा x टेंड्स टू 0 लिखा है, तो वो गलत है, उसको एक चेंज कर दीजिए। पहले तो डेल्टा t टेंड्स टू 0 आएगा वहाँ पे, फिर लेफ्ट में उन्होंने सही लिखा है कि लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंड्स टू 0, और फिर ये डेल्टा y बाय डेल्टा t एंड नीचे भी डेल्टा y बाय डेल्टा x बाय डेल्टा t एंड डेल्टा t टेंड्स टू 0। अब मजे की बात ये है कि डेल्टा t 0 की तरफ जा रहा है ना, यस सर। तो x और y आपके t के ऊपर डिपेंडेंट है, तो डेल्टा t 0 की तरफ जाएगा तो डेल्टा x भी 0 की तरफ जाएगा और डेल्टा y भी। यहाँ आपको किसकी जरूरत है, डेल्टा x 0 की तरफ जाना चाहिए यहाँ पर, हाँ तो डेल्टा t 0 की तरफ जा रहा है मतलब डेल्टा x 0 की तरफ जा रहा है, आप लिख सकते हो। लेकिन उन्होंने क्या किया देखो, अब उन्होंने नीचे बोला है कि एज डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x टेंड्स टू 0, और उसके हिसाब से फिर उन्होंने सही लिख दिया, मतलब ऊपर डेल्टा t होना चाहिए था, अब नीचे सही है। अब इसके बाद उन्होंने लिखा ना एज डेल्टा t टेंड्स टू 0 देयरफॉर डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये क्यों लिखा उन्होंने, ये क्यों लिखा है उन्होंने, क्योंकि यहाँ जो डेल्टा t है उसको डेल्टा x बनाने का है, यहाँ जो डेल्टा t है उसको क्या बनाने का है, डेल्टा x, तो ये बन जाएगा। हाँ। और बाकी तो फिर ठीक ही है, since x and y are differential function therefore delta x, यहाँ पे तो दोनों डेल्टा t ही रहेंगे ना, नीचे dt है तो ये dx by dt बनेगा dy by dt, क्योंकि दोनों में डिफरेंशिएबल है, और फिर लास्ट में राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबल है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हाँ तो बेटा ये तीन जो थ्योरम्स है ना, गाढ़ बांध लो मन के अंदर कि एक तो आनी है, एक तो आना ही है थ्योरम तीन में से, और बहुत आसान है, आप लोगों ने देख लिया होगा इसको। हाँ सर। अब बस पढ़ाने जैसा कुछ नहीं बचा है, सारी चीजें पढ़ा रखी है, बस मैं जा भी करे क्या रहेगा कल नहीं, डायरेक्ट 15। काय म्हणते ते? बेटा कल मिळते। लक्षात घ्या, डिफरन्शिएशनची थेरम्स पाहिले एवढी मध्ये थेओरेटिकली काही नाहीये, नको ना कसं करायची, लक्षात घ्या, हे आता लक्षात द्यावर महत्त्वाचं मुद्दा सांगतो। एओडी मध्ये क्वेश्चन्स थेओरेटिकल असतात, त्याच्यावर थेरम सारखं काही नाहीये। इनडिफायनाइट इंटिग्रल मध्ये लक्षात ठेवा, इनडिफायनाइट इंटिग्रल मध्ये बाय पार्ट्स u into v dx, यस सर। पहिलं फंक्शन जशाला तसं दुसऱ्याचं इंटिग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रल, और ये इसका dx। याद रखना, इसका प्रूफ पूछा जाता है, बहुत आसान प्रूफ है इसका, बहुत आसान प्रूफ है, बुक के अंदर दिया हुआ है, बहुत आसान है, मैंने जो अभी फोटो भेजा उसमें देखना है, स्टेप बाय स्टेप देख लेना, बहुत आसान है, ठीक है। बस झालं ना आपल्याकडे काय आहे? ये इसका प्रूफ पूछ सकते हैं, या फिर इसके जसं डिफरेंशिएशन मध्ये तीन पैकी एक विचारतच, तसं रूट ऑफ x² माइनस a², रूट ऑफ x² प्लस a², रूट ऑफ a² माइनस x²। हाँ तो x/2 रूट ऑफ x² माइनस a², x/2 रूट ऑफ x² प्लस a², x/2 रूट ऑफ a² माइनस x²। आता 1/1 तो फार्मूला लाओ, फिर कहीं पर तो भी प्लस आता है, दो जगह पे एक जगह पे माइनस आता है, दो जगह पे प्लस आता है, मेरे ख्याल से इसमें ही माइनस आता है, इन दोनों में प्लस आता है, और इसमें साइन इनवर्स आता है, 1/1 करून त्याचा तो फार्मूला और a²/2 भी आता है, a²/2 आता है, किसी एक में सब्ट्रैक्शन आता है, मेरे ख्याल से इसमें आता है, और फिर इन दोनों में लॉग आता है, जो है उसमें सिर्फ x प्लस रूट ऐड कर देने का,
तो ये इसका प्रूफ आता ही है हर साल में 3 में से हाँ? नाही सर एक चुकलं किसी x into under root x square minus a square minus x into भाई तू रहने दे ये भैया तू रहने दे सर बराबर हाँ रहने दे भैया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये भाई ये कैसे प्रूव करेंगे इसको बाय पार्ट क्या करना होता है याद रखना तीनों में से एक पूछेंगे ही पूछेंगे डिफरेंशिएशन के 3 और ये 3 पूछेंगे ही पूछेंगे ऊपर से ये जो आपका बाय पार्ट है इसका थ्योरम भी पूछा जा सकता है इसका प्रूफ भी आसानी से देख लेना है और रही बात डिफाइनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज की भूले भटके एक आधी प्रॉपर्टी 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं आसान प्रॉपर्टी से देख लेना उसके प्रूफ मैंने पढ़ाए थे आई बात समझ में ठीक है फिर वेक्टर टॉपिक के अंदर कुछ और 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जैसे अल्टीट्यूड कौन करंट होती है वगैरह वो भी मैंने डाल दिया वो भी कर लेना बाइसेक्टर्स कभी उसके ऊपर भी पूछा जाता है 2-3 क्वेश्चन से सिंपल वेक्टर मेथड से उसको कैसे प्रूव करना है तो ये था बेटा टोटल आपका थ्योरम्स जो पूछे जा सकते हैं इसको अच्छे से कीजिए 12 से 15 मार्क का वेटेज होता है इसको कभी कभी 15 मार्क के लिए आते हैं कभी कभार 12 मार्क के लिए आते हैं ठीक है तो 10 से तो ऊपर ही है अब ये अच्छे से कर लीजिए आप लोग ठीक है जी सर हाँ बेटा आप अपना तो अब सीधा 15 तारीख को पेपर बाइंग में ग्रुप पे मैसेज डाल देता हूँ जब तक पेपर मुंह बंद कर हाँ एकच रहेगा पेपर एक ही बस हो गया ना उससे समझ में आ जाएगा आपको आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो ठीक है चलिए बेटा मिलते हैं फिर